आज के इस सदस्यता अभियान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिशनपुर पंचायत के सम्मानित पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री राम पदारथ बाबू, इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया और प्रखंड पार्टी के महासचिव साथी श्री उदय राय जी, जिला पार्टी के उपाध्यक्ष और हमारे मित्र साथी श्री प्रशांत कुमार मनोज यादव जी, जिला पार्टी के महासचिव श्री अरुण कुमार यादव जी, प्रखंड के महासचिव और बगल की पंचायत चमथा 2 के पूर्व सरपंच श्री रमेश राम जी, बगल के पंचायत बिशनपुर 3 के पंचायत अध्यक्ष सत्यदेव बाबू, चमथा 2 के श्री राजेंद्र राम जी और यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के विचारों को मानने वाले उसके नेता आदरणीय श्री लालू सामाजिक न्याय के विचारधारा को मानने वाले सभी सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात 2 पंक्ति से शुरू करूंगा कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता हम न रहे, क्या पता तुम न रहो। मंदिरों मस्जिद या किसी इमारत की मोती तो लगी भाई मेरे भारत की। लहू बहा हिंदू का तो अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा हिंदू तो मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। इस राजनीतिक दल की जो स्थापना होती है, किसी विचारों को लेकर के, किसी सिद्धांतों को लेकर के, किसी नीतियों के कारण तमाम दलें बनती। अगर आप लोगों को थोड़ा अगर समय उपलब्ध हो तो मैं थोड़ा उस पर चर्चा कर दूं। इस देश में 4 विचारधाराएं चलती हैं। एक विचारधारा है समाजवादी विचारधारा, जिसका हम लोग हैं, जिस विचारधारा को मानने वाले। दूसरी विचारधारा है साम्यवादियों का। साम्यवादियों जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जो वामपंथी साथी हैं, उनकी धारा। तीसरी धारा जो इस देश में है अधिनायकवाद। अधिनायकवाद का मतलब होता है कि उनकी मछलियों का समर्थन करने वाली पार्टी, जिसकी पैरोकारी शुरू से कांग्रेस पार्टी जबती आई है। और चौथी धारा इस देश में चलती है दक्षिण पंथ, यानी दाईं ओर जाने वाली। तो दक्षिण पंथी पार्टियां जो है उसमें 2 विचारधारा समाहित है उसमें। एक तो पूंजीपतियों की पार्टी है और दूसरा उसमें धार्मिक उन्माद भी रहा है। इसका शुरू से ही रहा है। वो धर्म के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, भेदभाव के आधार पर, जातीय के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर वो पार्टियां स्थापित हुई है। यहाँ बहुत पुराने साथी, जो बुजुर्ग साथी हैं, उनको जानकारी होगा कि 1977 से पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम हुआ करता था जनसंघ पार्टी। और उस जमाने में हो सकता है सत्यदेव बाबू को इस चीज की जानकारी हो, या उनके पूर्व के जो बुजुर्ग हैं उनको जानकारी होगी। और उनका चुनाव चिन्ह होता था दीपक छाप। और उनके बारे में
जो पूरे देश में ये चर्चाएं थी कि जनसन माने बनियों की पार्टी, और जो नीचे तबके के लोग हैं, समुदाय के लोग, वो समझ लिए जो हमारी जातियों की पार्टी है। लेकिन हकीकत में वो नमक तेल हल्दी बेचने वालों की जाति की पार्टी नहीं थी। जो उस जमाने में बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति थे, जो उस समय होते थे टाटा, बिरला, डालमिया, मफतलाल, किर्लोस्कर, आज के जमाने में अडानी अंबानी हुए, तो उनकी पैरोकारी करती थी, उनके पक्ष में वो नीतियां बनती थी। फिर जब 2014 में नेता का चुनाव हो गया, मोदी जी चुनाव जीत के आए 2014 में, तो 16 मई को रिजल्ट आया था 2014 में। और जो लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते होंगे, उस अंग्रेजी अखबार का नाम था हिंदुस्तान टाइम्स, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा एडिशन आता है, उसका नाम है द वायर। द वायर ने लिखा था कि द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ नेशनल कैपिटलिज्म, यानी पहली बार भारतीय पूंजीपतियों की जीत हुई। ये पहली बार 2014 के अखबार में लिखा। अटल जी के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। और फिर आप नजारा एक एक जो उसका काम होता गया है, वो गरीबों को 5 किलो राशन पे आके लटका दिया, और गरीबों से कफन तक पर जीएसटी 18%, जो छात्र पढ़ने वाले हैं उसके कागज कलम किताब पे 18% है, और जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनके ऊपर सोना चांदी हीरा पे 30%। अब गरीब के बच्चे की पढ़ाई के लिए 18% टैक्स देना पड़ता है। गरीब के बच्चे के भोजन छालन में जो सामान उंगली लगती है उस पर 18 से 28% लगता है। और खास करके कृषि के कार्यों में लगने वाले जो यंत्र हैं, ट्रैक्टर हैं या और कोई इंस्ट्रूमेंट है, जो औजार है, उसमें 28% टैक्स लगता है। ये अंतर आपको दिख रहा है और दिखा रहा है। फिर देख रहे हैं कि अब जो रेलगाड़ी पे चढ़ रहे हैं, पहले देखते थे तो भारतीय रेल लिखा हुआ करता था, और उसका जो अलग अलग जोनल है, जैसे मध्य रेल है तो मध्य रेल का लोगो लगा हुआ रहता था, या ईस्टर्न रेलवे, पूर्व मध्य, विभिन्न 16 जोन है, 16 जोन का होता था। अब नई बोगी जो मालगाड़ी ब्लू रंग की ट्रेनें आई है, उस पर लिखा होगा अडानी रेल। बल्कि भारत सरकार का उस पर से नियंत्रण खत्म हो गया। पहले बजट होता था तो लोगों की आस रहती थी, जो आम बजट में जनता के हित के साथ साथ हम अपने सांसद को पकड़ेंगे, हम अपने सांसद को बताएंगे हमारी रेल की समस्या क्या है, तो हम अपने सांसद से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, तो हमारे क्षेत्र के रेलवे के विकास में सांसद महोदय उस रेल मंत्री से अपनी मांगों को रखेंगे और उस मांग को पूर्ति माननीय सांसद करा देंगे। लेकिन उस बजट को भी आम बजट में जोड़ दिया। अब यह नहीं पता चल पाता है आज के तारीख में, पहले रेल बजट अलग होता था, आम बजट अलग होता था। रेलवे की अलग सेना थी और भारतीय सेना अलग थी। रेलवे का अलग सारा सिस्टम सेटअप अलग था, अब दोनों को जोड़ दिया। अब पता नहीं चलता है कि रेलवे का सालाना कितना का बजट है, ये अंतर दिख रहा है। उसी तरह आप देख रहे हैं कि हवाई जहाज, अब मोदी जी कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर चढ़े, और इस देश की ऐसी स्थिति नौबत हो गई है कि हवाई चप्पल वाले को रेल यात्रा भी मैसर नहीं हो रहा है, नसीब नहीं हो रहा है। अब ट्रेनों में इतनी भीड़ हो गई है, गरीब के लिए उनकी चिंता और प्राथमिकता नहीं है। इसलिए 1 से 2 बोगी रेलवे में सामान्य बोगी रहता है आगे, और 1 से 2 बोगी पीछे रहता है।
जो आम लोग चाहते हैं उनकी चिंता उनको नहीं है। उनको चिंता है उसमें जो मिडिल क्लास से ऊपर के लोग हैं, जो 3 टायर में चढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए 10, जिनकी संख्या 90-95% है उसके लिए 1 से 2 डब्बा है, और जिनकी संख्या 5 से 10% लोग हैं उनके लिए 10 एसी बोगी और 10 3 टायर है। आपके लिए कुछ अंतर अब देखते जाइए, मैंने समाजवाद में और पूंजीवाद में दक्षिण पंथ में ये अंतर अब देख रहे हैं हम। ये हवाई जहाज की स्थिति ये हो गई है। अभी मैं एक दिन समाचार सुन रहा था, आश्चर्य लगा, कुंभ के समय में जब मुंबई से प्रयागराज का भाड़ा 58,000 रुपया लिया गया मुंबई से कुंभ का, और जब हम इंग्लैंड का टिकट ले रहे हैं तो उसका 38,000 रुपया। और यह बोझ किस पर पड़े? और जो हमारे समाजवादी विचारधारा के नेता मानने वाले लोग हैं, उनकी चिंता ये है जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग, जो शोषित, वंचित, गरीब, दलित, गुरबा है, उनकी चिंता रहती है। इसीलिए इन योजनाओं के बारे में उन्होंने प्राथमिकता दी है। हमारी पार्टी का पुराना नाम होता था जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी ने के संविधान में उस समय नेता थे सोशलिस्ट पार्टी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पार्टी के संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। आरक्षण कोई खैरात नहीं है। आरक्षण बहुत सारे लोग दर्ज देते हैं कि आरक्षण हो आर्थिक आधार पर। अरे भाई, संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) में प्रावधान है कि आर्थिक आधार पर नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। अगर आर्थिक आधार पर अगर भेदभाव किया जाता तो ये बात समझ में आ सकती है, लेकिन ये भेदभाव किया जाता है जातीय आधार। मैं 1-2 उदाहरण और दे रहा हूँ। अम्बेडकर जी को क्लास में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, जाति के आधार पर भेदभाव किया था कि आर्थिक आधार पर? जाति आधार पर। ठीक उसी प्रकार काशी विश्वनाथ में वाराणसी में बाबू जगजीवन राम ने संपूर्णानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया था, और उस मूर्ति को दूध और गंगा जल से धोया गया। भेदभाव किया गया जाति के आधार पर या आर्थिक आधार पर, इसका जवाब पूछिए। फिर इसी देश में, इसी प्रदेश देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाते हैं पुरी के मंदिर में पूजा करने के लिए परिवार के साथ, तो वहां के पंडाओं के द्वारा धक्का दिया जाता है, प्रवेश करने में रोकने का काम किया जाता है। ये आर्थिक आधार है या जाति आधार है, ये हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं। ठीक दूसरी तरफ इस देश के दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के मंदिर में जाती है पूजा करने के लिए, तो उनको गर्भगृह में जाने से रोका जाता है। तीसरी तरफ जब इस देश के संसद भवन का शिलान्यास हो रहा था, तो न तो शिलान्यास में दोनों में राष्ट्रपति न पूर्व राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, न उसके उद्घाटन में, न तो राम मंदिर के शिलान्यास में बुलाया जाता है, न राम मंदिर के उद्घाटन में। जाति आधार पर भेदभाव किया जाता है। सारे लोग तो आर्थिक रूप से संपन्न थे, देश के कोई राष्ट्रपति थे, कोई रेल मंत्री थे, जाति आधार पर भेदभाव। और जब पढ़ने के क्रम में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ये अनुभव हुआ, जो उनको पानी पीने से रोका जाता था, पढ़ने से रोका जाता था, इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। जो गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा भी देश के लोकसभा और विधानसभा नौकरी में आरक्षण पा सके। अब एक उदाहरण हमको इस देश में दे सकते हैं,
जो किसी लोकसभा का एक सदस्य सामान्य सीट से कोई दलित के बेटा जीत के गया हो। आज इस देश में 84 सांसद हैं अनुसूचित जाति के, जिनको दलित कहते हैं। उस 84 अगर नहीं लोकसभा में आरक्षण मिला होता तो 84 में एक भी सांसद लोकसभा का मुंह नहीं देख पाते। उसमें 47 अनुसूचित जनजाति, जिसको आदिवासी कहते हैं, उन 47 में एक भी सामान्य सीट से जीत के नहीं गया। 47 का 47 उस आरक्षित क्षेत्र से जीत के गया है। महिला आरक्षण लोकसभा में पास किया गया। उस 84 में महिला पुरुष का वर्गीकरण किया गया। अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी का 47 है, उसमें महिला का वर्गीकरण किया गया, लेकिन 412 सामान्य सीट है, उसमें से पिछड़ी जाति की एक भी महिला को नहीं लिया गया। तमाम के तमाम उसमें जो 33% महिलाओं को दिया जाएगा, वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। जो पिछड़ी जाति की महिलाएं थे, उनको उसमें जगह नहीं दिया गया। ये भेदभाव किया गया है पिछड़ों के साथ, और इनका हमेशा इतिहास रहा। आज से नहीं, जमाने से जो उनको हिंदू धर्म का चाशनी चटाते रहो, और जो सवर्ण मनुवादी लोग हैं, उनको उस कुर्सी पर पहुंचाते रहो, बैठाते रहो। यही बात 2017-18 में एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि 314 पिछड़े वर्ग का लड़का यूपीएससी के एग्जाम पास कर गया। 314 ओबीसी के बच्चे थे। उनका उस समय क्रीमी लेयर जो था 7.5 लाख। 314 लड़का क्वालिफाई कर गया, कंपीट कर गया, उसका रिजल्ट आ गया, पैनल बन गया, सूची बन गई, उसको नियुक्ति होना था। एक ऑर्डिनेंस, एक अधिसूचना, एक पत्र निर्गत करके उस 7.5 लाख को घटा के 6 लाख कर दिया गया, और 314 पिछड़ा वर्ग के लड़का आईएएस बनने से, यानी कलेक्टर बनने से वंचित हो गया। ये मोदी जी का करिश्मा है। और हमारे बच्चे इन दिनों क्या हो रहा है, आजकल देखते होंगे हमारे पिछड़े दलित घर के बच्चे भी कलम को त्याग कर देख रहे होंगे, गला में पट्टा, भगवा पट्टा लहरा के, और जय श्री राम, हिंदू धर्म का क्या क्या स्लोगन है वो लगा रहे हैं, और यह नहीं देख रहे हैं कि हमारे बच्चे का क्या भविष्य है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि सिर्फ लालू यादव का नाम लेने से सामाजिक न्याय नहीं आएगा। मैं जिस घर से, मैं जिस कुल खानदान से आता हूँ, मैं जिस जाति से आता हूँ, मैं वैश्य समुदाय से हूँ, और वैश्य समुदाय के जितने भी लोग हैं, सारे लोग मोदी चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि उन लोगों को राजनीतिक ज्ञान है नहीं, उन लोगों ने नीतियां पढ़ी नहीं है, राजनीति का पाठ पढ़ा नहीं है। सुबह सो के उठता है और बच्चे को कहेगा जाओ बेटा दुकान खोल के रखो, झाड़ू बहारू करो, धो पोछ के रखो, तब तक हम नहा धो के आते हैं। उनको तो राजनीति से कोई वास्ता नहीं। लेकिन हम लोगों ने 45 वर्षों से इस समाजवाद का अलग, मैंने अपने क्षेत्र में जो इलाका है, जिला में, प्रखंड में, पंचायत में घूम के मना रहे हैं। और ये अलग बात है कि मैं उन पर ताना कसता हूं जो आप कहने को पिछड़ा है, लेकिन किस मनोवादियों के पिछलग्गू बने हुए हैं, आपका अधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है, और आपको दिख नहीं रहा है। और वो लोग दिन रात कीर्तन भजन में लीन रहते हैं। देखते होंगे सब दुकानदार के यहाँ जाइए,
एकदम लंबा लंबा टीका कौन किसको कहते हैं, रोड़ी बल्ला, और ऊपर से कुछ वो चावल लगा के वो भी अपने को उन मनोवादियों का अंश बताते, लेकिन उनके बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है ये उनकी चिंता नहीं। एक लालू यादव हैं जो आप लोग जब वो मुख्यमंत्री थे देखते होंगे जो रात में या शाम में काफिला लेकर के दलित की बस्ती में चले जाते थे, सुबह में चले जाते थे और उन बच्चों को नहला धुला करके स्कूल भेजने का काम, ये प्राथमिकता थी। और आरक्षण लागू करवाने के लिए हमारे नेताओं ने सिर्फ न गालियां सुनी बल्कि दो सरकारें कुर्बान हो गई। हमको लगता है सहदेव बाबू को याद होगा 1978 में इसी बिहार की धरती पर कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू किया था, तो कर्पूरी ठाकुर को गाली देने का काम वही लोग कर रहे हैं जो आज भारत रत्न देकर के तालियां पीट रहे हैं। वही लोग कर्पूरी ठाकुर को गाली देने का काम ही नहीं किए सिर्फ, बल्कि उनको सत्ता से बेदखल कर दिए। और किनके कंधे पे बंदूक रखा, एक दलित का बेटा राम सुंदर दास के कंधे पर बंदूक रख के वही तथा कथित मनुवादी लोग कैलाशपति मिश्र और सत्येंद्र नारायण सिंह 1990 में 7 अगस्त को दिल्ली में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन आयोग की सिफारिश को लागू किया था। उस मंडल आयोग की सिफारिश में 40 अनुशंसाएं थी और उसमें मात्र 2 अनुशंसाएं लागू हुई, एक सरकारी नौकरी में और दूसरा उच्च शिक्षा। 38 अनुशंसाएं आज भी पेंडिंग है, बचा हुआ। इसलिए फिर और कभी मौका मिलेगा और विस्तार से बताने का काम करूंगा, क्योंकि अध्यक्ष जी का इशारा हो रहा है और समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। इसलिए हम आप लोगों से बहुत जोर के निवेदन करते हैं कि आप जाएं उस दलित बस्ती में। भाइयों में जब बंटवारा होता है तो एक दूसरे के लिए गला काट लेता है संपत्ति के लिए, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र ही ऐसा है, एक साथी दूसरे साथी के लिए गला कटा देता है। और जब मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को समझ लूंगा, एक उदाहरण देता हूँ। 1990-91 में हमारे दर्जनों मित्र सीनियर मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, और उस जमाने में ये एक छोटी सी पर्ची पर 2 लाइन लिख देता था कि अमुक आदमी दल के तो वफादार, हमारे अपेक्षित लोग तो है ही, साथ ही दल के वफादार साथी है। बड़ी कृपा होगी कि इनकी बातों को सुनकर इन्हें मदद करना चाहेंगे या इनका जो भी काम है कर देना चाहिए। आज मंत्री के यहाँ भेजते थे छोटी सी पर्ची पर और वहां से काम होके आता था, तो उस समय मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता था और पार्टी की भी प्रतिष्ठा बढ़ती थी। आज चले जाइए थाना में, चले जाइए ब्लॉक में, उस जमाने में लुंगी गंजी पहन के हमारे साथी चले जाते थे, दरोगा जी इज्जत से बात करते थे, बैठा के बात करते थे। कहीं हो सकता है इनका काम नहीं करेंगे तो जाके लालू जी को बोल देंगे हमारी नौकरी चली जाएगी। आज सांसद विधायक रो रहा है, उसकी बात दरोगा वीडियो सीओ नहीं सुन रहा है। ये अंतर आ गया है, आज की राजनीति में इतना क्षरण हो गया है। और दूसरी बात, सरकार जो अभी नई शिक्षा नीति लाई है उसमें आपके बच्चे को पढ़ने से रोकने के लिए सारा कानून बना दिया है। न पढ़ेगा, न वो अधिकार की बात करेगा, न किन्हीं से आरक्षण की बात करेगा,
उसको मानसिक रूप से मूर्ख रहेगा। 5 किलो राशन दे देना है, धर्म का चाशनी चटा देना है, उसके कंधे पे भगवा गमछा दे देना है, उसको हाथ में कलम छोड़ा के तलवार त्रिशूल दे देना है, उसको मानसिक रूप से गुलाम बना देना है। हमारे बच्चा हिंदू धर्म बचाएंगे और उनके बच्चा विदेश में जाके पढ़ के आएंगे और बिना बेल बोर्ड पकड़े हुए ICCI का चेयरमैन बन जाएंगे। ये सोचना आपको है, इसलिए हम हाथ जोड़ के कहेंगे जो अगल बगल के में जो घर में पंचायत में जो शोषित वंचित दलित लोग हैं उनको भी कंधा से कंधा, हाथ से हाथ पकड़ के, कंधा से कंधा मिला के चलिए। जब तक 90% साथ नहीं होंगे, जो लोहिया जी ने कहा था कि सरसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, उसको जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जब तक आप लोग 90 आदमी नहीं जुड़िएगा तब तक आपकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। दो पंक्ति के साथ कि आंधी को ये गुमान कि बस एक शजर गिरा, उसे क्या पता कि कितने परिंदों का घर गिरा, उसे क्या पता कितने परिंदों का घर गिरा। बहुत बहुत